सभी लोगों का स्वागत है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पेपर में एक विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष का मुद्दा चल रहा है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों संविधान संबद्ध सीमा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं जो संविधान में लिखा गया है। हमारे यहां कोई अंग सर्वोच्च नहीं है, न तो विधायिका सर्वोच्च है, न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है। सबकी सर्वोच्चता एक निश्चित सीमा में ही है। भारत में जनता सर्वोच्च है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पहला लाइन ही संविधान का है। इसका मतलब हुआ कि आदर्श रूप में तीनों अंग एक दूसरे के पूरक हैं और जनता सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में तीनों अंगों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा है नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा तो खींचा गया नहीं, जिसके कारण जो है सरकार के अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और रोज आए दिन पेपर में जो है विधायिका न्यायपालिका के मध्य संघर्ष, कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य संघर्ष दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह संघर्ष जो है, अरे भाई मान लीजिए परिवार में कभी कभी समस्या आता है तो समझ में आता है, रोज सुबह दोपहर शाम समस्या आएगा तो कुछ ना कुछ तो उसका मूल कारण होगा जरूर। तो आप देखते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में जो संघर्ष है, उस संघर्ष का एक तो मूल कारण है। मूल कारण का मतलब यहां पर है कि हम लोग के यहां संसदीय व्यवस्था अपनाया गया और दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था अपनाया गया। अर्ध संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था, आदर्श संघीय व्यवस्था तो है नहीं लेकिन संघीय तो ही है। तो संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था जो मिलाया गया, इस संसदीय व्यवस्था के कारण संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है और संसद मानता है कि सब शक्ति हमारे पास है। संसद मानता है कि संविधान का स्रोत, संविधान की व्याख्या संसद ही कर सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी संशोधन कर सकती है, संसद ऐसा मानती है संसदीय व्यवस्था के कारण। अब जानते हैं कि इस व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था ही चल सकता है, लेकिन हम लोग के यहां एकात्मक ना अपना के संघात्मक व्यवस्था अपनाया गया, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं अपनाया गया। और दूसरी तरफ संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर, और इसका आधार क्या है तो लिखित संविधान। संविधान हमारा सर्वोच्च है और इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना आवश्यक है, तभी तो संरक्षक की भूमिका में काम कर पाएगा। तो आप देखते हैं कि ऐसा करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की जरूरत है और सेपरेशन ऑफ पावर अध्यक्षीय व्यवस्था में पाया जाता है। तो जहां संघीय व्यवस्था पाया जाएगा वहां अध्यक्षीय व्यवस्था यदि रहेगा तो सुखी रहेंगे, मतलब उग्र का उग्र के साथ विवाह होगा तो सुखी। और दूसरी तरफ ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था है तो उदार के साथ उदार व्यवस्था तो भी सुखी। और भारत दुखी। क्यों दुखी भाई? क्योंकि हम लोग के यहां संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था मिला दिया गया। एक धुरी पर संसद जो है अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है, दूसरी धुरी पर जो है न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है और द्वंद्व स्वाभाविक है। भारत में एक तरफ संसदीय व्यवस्था और दूसरी तरफ जो है संघीय व्यवस्था, और दोनों अपनी सर्वोच्चता का दावा करते हैं। संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहा है, न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहा है और इस तरह से संघर्ष चलता रहता है। यह तो मूल कारण है, लेकिन कुछ अन्य कारण भी हैं। ये बताइए, जो 2014 से पहले अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहा या केंद्र राज्य के मध्य तनाव की स्थिति रहा, राजनीतिक स्वार्थ की भावना रही, या मान लीजिए हम लोग भी जागरूक हो गए, वैश्वीकरण और जनसंचार क्रांति में हम लोग भी जागरूक हो गए, अपने अधिकारों को समझने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए भारत की जो परिस्थिति है, जैसे पीआईएल की अवधारणा का विकास हो गया, न्यायिक सक्रियतावाद का विकास हो गया, और फिर न्यायिक सक्रियतावाद बढ़ते बढ़ते जो है वो जुडिशियल ओवररीच की तरफ बढ़ गया। अब फिर देखते हैं कि आए दिन जो है राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है वो राजनीतिक दल आपस में संघर्ष करते हैं। इन सब कारणों ने संघर्ष को और ज्यादा जटिल बना दिया है। और आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है। संविधान लागू होने से देखिए शंकरी प्रसाद का वाद आया, वहां से संघर्ष शुरू हुआ। अब जानते हैं कि इसके बाद जो है चंपकम दोराईराजन में एफआर और डीपीएसपी का संघर्ष दिखाई दिया। फिर सज्जन कुमार का वाद आया, उसमें भी संघर्ष दिखाई दिया। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मूल अधिकार में संशोधन ही नहीं कर सकते। अब नई समस्या आ गई
खैर किसी तरह से आप जानते हैं कि गोरखनाथ के निर्णय को बदलने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 24वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के शीर्षक में परिवर्तन करके लिख दिया गया कि मूल अधिकार समेत जो भी संविधान में लिखा है हर जगह संशोधन हम कर सकते हैं। अब इसी मसले को लेकर केशवानंद भारती मुकदमे में 24वें, 25वें और 29वें संशोधन को चुनौती दिया गया और अंततः बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से मध्यस्थता करने का प्रयास किया, किसी तरह से जो है बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है कोई तथ्य तो है नहीं, विचार है जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा और इस तरह से 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने किसी तरह से समन्वय स्थापित किया। लेकिन आप देखे होंगे मिनर्वा मिल्स वाद में तमाम चीजों को संवैधानिक घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स वाद में चुनौती दिया गया था और अनेक संशोधनों को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर आप देखे होंगे अभी दिल्ली वाला मसला था, दिल्ली सर्विस वाला मसला था, देखे होंगे केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। फिर आप देखेंगे कि उसके पहले हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। फिर आप देख रहे हैं कि यह मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर चला गया। फिर आप देखे होंगे कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा एनजेएसी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर आप देखे होंगे यहीं पर हम लोग नहीं रुके हैं, हम लोग खूब उसमें जो है विवाद हुआ है। पुट्टा स्वामीवाद के माध्यम से जो निजता का अधिकार था उसको लेकर समस्या उत्पन्न हुआ। फिर पेगासस का मसला, आरक्षण का मसला, अभी मराठा आरक्षण का मसला देख रहे हैं कि चल रहा है। तो आए दिन कुछ ना कुछ समस्या चल ही रहा है। अब ये बताइए कि विधायिका और न्यायपालिका के मध्य जो समस्या है, आपसी जो संघर्ष की समस्या है, वो यहीं पर नहीं रुक रहा है। संसदीय विशेषाधिकार को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को भी दिशा निर्देश जारी कर देता है, कभी स्पीकर को भी दिशा निर्देश जारी कर देता है। ये बताइए संविधान में स्पीकर के लिए जो है अलग व्यवस्था बनाया गया है और न्यायपालिका उसके कार्य में हस्तक्षेप न करे, लेकिन स्पष्टता न होने के कारण ये सब हो रहा है। अब क्या किया जाए ये बताइए। अनुभव तो यही बता रहा है कि न्यायपालिका और विधायी दोनों सक्रियता के कारण एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों संस्थाओं को एक दूसरे के पूरक निकाय के रूप में घोषित किया। अरे भाई ये बताइए, घर में मां बाप गार्जियन है तो दोनों आपस में सहयोग करके व्यवस्था चलाते हैं ना। इसी तरह से हम लोग के देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों गार्जियन है और तीनों कहीं ना कहीं जो है आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए। आज 21वीं सदी में कोरोना संकट के बाद आप देख रहे हैं कि परिस्थिति खराब हुआ है और आज 21वीं सदी में हम लोग को सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार देखिए, बहुमत की सरकार है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुमत की सरकार चल रही है, गठबंधन सरकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो न्यायपालिका विधायिका का जो संघर्ष है उसके कारण जो है समस्या बढ़ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं इन सब संघर्षों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्ष होगा तो देश का अहित होगा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो भी संविधान में रेखा निर्दिष्ट की गई है उसका सम्मान होना चाहिए। दोनों संस्थाओं को जो है आत्मनियंत्रण के साथ जनता का हित देखते हुए कार्य करना चाहिए, टकराहट से बचना चाहिए। विधायिका को समझना चाहिए कि भाई पीआईएल की अवधारणा, चाहे न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा, ये क्यों आए? आखिर विधायिका कार्यपालिका की कुछ गलती होगी ना, कुछ विफलता होगा, इसी के कारण तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो पीआईएल का सम्मान किया जाए, न्यायपालिका पर जो है वह देखा जाए तो अनुचित टोका टिप्पणी न किया जाए, न्यायपालिका पर दबाव न बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को जो है जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अरे भाई हम लोग मत देते हैं किस लिए, सरकार किस लिए बनाते हैं? जिससे हम लोगों का कल्याण हो सके, सुरक्षा हो सके। तो जनता के हित में जो है विधायिका और कार्यपालिका को कार्य करना चाहिए। इन संस्थाओं को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समग्र विकास के संदर्भ में कार्यों को किया जाए। और दूसरी तरफ न्यायपालिका को भी न्यायिक सुधार पर बल देना चाहिए, बल्कि सरकार के तीनों अंगों को जो है सेल्फ
कंट्रोल के माध्यम से सुधार करना चाहिए। भाई हमें कहते हैं कि न्यायपालिका जैसे पीआईएल है तो कहीं ना कहीं उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित की जाए। अर्थहीन जो याचिका है, अरे भाई कोई सड़क पर जा रहा है, मान लीजिए गिर गया, अब गिर गया तो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, अब पहुंच के जाके बता रहा कि हम गिर गए। अरे गिर गए तो देख के नहीं चल सकते, कोई हम लोग विकसित देश थोड़े ना है कि कहीं ना कहीं जो है हर जगह सड़क बहुत अच्छी होगी। अरे कहीं गड्ढा उड्ढा होगा थोड़ा देख लिए होते, भगवान ने आंख दिया है तो जनता को भी हर चीज पर पीआईएल दायर करने की जरूरत नहीं है। जनता को भी जो है सोच समझ के पीआईएल दायर करना चाहिए। और न्यायपालिका को भी, न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है कि यदि आप जो है अनौचित्यपूर्ण पीआईएल दायर करेंगे तो हम आपको दंड देंगे। बहुत अच्छा काम किया, जिससे जो है न्यायपालिका पर ज्यादा बोझ भी न बढ़ सके। इस तरह से समन्वय से ही हमारे देश का विकास हो सकता है। और अंततः मैं यही कह सकता हूं कि वर्तमान भारत के लिए न्यायपालिका बनाम विधायिका का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो संतुलन है वो संकट में दिखाई देता है, और यही वह समय है जब संतुलन को स्थापित करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो है, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सभी संविधान की ही उपज है, जनता की सरोजता है, लोक कल्याणकारी राज्य है। अतः सरकार के तीनों अंगों को पूरकता का व्यवहार दर्शित करना चाहिए, मिलकर समन्वित प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत का विकास हो सके, जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके, भारत जो है विकसित राष्ट्र बन सके। धन्यवाद।